आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। प्यारे साथियों, हम रणथंभौर के चौहान वंश के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। रणथंभौर का चौहान वंश, और इसमें भी हम्मीरदेव चौहान के बारे में अध्ययन कर रहे थे। हम्मीरदेव चौहान से संबंधित जो सामान्य जानकारियां थी उनका हमने अध्ययन कर लिया है, और आज हम बात करेंगे हम्मीरदेव चौहान एवं जलालुद्दीन खिलजी तथा हम्मीरदेव चौहान एवं अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा रणथंभौर पर आक्रमण किया जाएगा। इस दौरान रणथंभौर के शासक हम्मीरदेव चौहान थे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने रणथंभौर के चौहानों से संबंधित सामान्य जानकारियों पर अध्ययन किया है। हम्मीरदेव चौहान का जीवन परिचय, हम्मीरदेव चौहान के बारे में जानकारी के जो प्रमुख स्रोत हैं उनके बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। आइए सर्वप्रथम बात करते हैं जलालुद्दीन खिलजी एवं हम्मीरदेव चौहान। तो पहला बिंदु है हमारा जलालुद्दीन खिलजी एवं हम्मीरदेव चौहान। जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी व हम्मीरदेव चौहान। जलालुद्दीन खिलजी व हम्मीरदेव चौहान। आइए सबसे पहले हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। इन दोनों के अंतर्गत क्या गतिविधियां हुई, किस प्रकार से संघर्ष हुआ। उसके बाद हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी और हम्मीरदेव चौहान के बारे में। सर्वप्रथम जैसे हम बात करें जलालुद्दीन खिलजी से संबंधित 2-3 लाइनें हैं, वो हम साथ साथ नोट करते हैं। एक तो जलालुद्दीन खिलजी हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। इन्होंने 1290 ईस्वी में एक नए वंश की स्थापना की जिसे कहा जाता है खिलजी वंश। 1290 में खिलजी वंश की स्थापना की, क्योंकि इससे पहले गुलाम वंश, हम दिल्ली सल्तनत की बात करें, दिल्ली सल्तनत पर 5 राजवंशों ने शासन किया था। तो दूसरा जो वंश है वो है खिलजी वंश। 1290 में जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा खिलजी वंश की स्थापना की गई। यद्यपि यह एक उदार शासक था, यह एक उदार शासक था। जलालुद्दीन खिलजी एक उदार शासक था और ये कहा करता था कि मैं एक वृद्ध मुसलमान हूँ। ये कहा करता था मैं एक वृद्ध मुसलमान हूँ तथा मुसलमानों का रक्त बहाना मेरी आदत नहीं है। तो अपन ये लाइन भी नोट करते हैं। ये कहा करता था कौन? जलालुद्दीन खिलजी। अभी इससे संबंधित 2-3 लाइनों पे चर्चा कर रहे हैं, कंप्लीट नहीं पढ़ेंगे। जब इंडियन हिस्ट्री का अध्ययन करेंगे वहाँ जलालुद्दीन खिलजी के बारे में कंप्लीट रूप से अध्ययन करेंगे। तो ये कहा करता था मैं एक वृद्ध मुसलमान हूँ, मैं एक वृद्ध मुसलमान हूँ तथा मुसलमानों का रक्त बहाना मेरी आदत नहीं है। रक्त बहाना मेरी आदत नहीं है। मैं एक वृद्ध मुसलमान हूँ तथा मुसलमानों का रक्त बहाना मेरी आदत नहीं है। लेकिन फिर भी जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा रणथंभौर पर आक्रमण किया गया था 22 मार्च 1291 को। डेट है आपकी 22 मार्च 1291। अब सामान्य 2-4 लाइनें हैं, आपको साथ साथ क्लियर हो जाएंगी। बात कब की है? 22 मार्च 1291 ईस्वी को जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया। 22 मार्च 1291 को जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया, लेकिन इसने रणथंभौर से पहले झाई के दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। ध्यान रखना है, जलालुद्दीन खिलजी ने झाई अथवा झाइन के दुर्ग पर अधिकार किया। झाई अथवा झाइन के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। ये जो झाई का दुर्ग है इसे रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। झाई का जो दुर्ग है ये क्या कहलाता है? रणथंभौर दुर्ग की कुंजी। इसे रणथंभौर दुर्ग की
कुंजी कहा जाता है, कुंजी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार, डॉक्टर दशरथ शर्मा भी इसका समर्थन करता है कि जलालुद्दीन खिलजी ने झाई के दुर्ग पर अधिकार कर लिया था, लेकिन दशरथ शर्मा ने लिखा है कि झाई के दुर्ग पर अधिकार करने के पश्चात जलालुद्दीन खिलजी ने वहाँ के देवालयों एवं प्रासादों को धराशायी करवा दिया था। ध्यान रखना है, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार, ये हमें याद रखने हैं कौन से इतिहासकार ने क्या कहा है, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार। तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने क्या लिखा है, देखिए, झाइन पर अधिकार करने के बाद, झाइन पर अधिकार करने के बाद जलालुद्दीन खिलजी ने प्रासादों, प्रासाद यानी भवन, प्रासादों एवं देवालयों को धराशायी किया, देवालयों को धराशायी कर दिया या धराशायी किया। ये ध्यान रखना है किसके अनुसार है, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार। तो ये झाई के दुर्ग पर अधिकार कर लेते हैं, लेकिन रणथंभौर दुर्ग पर अधिकार करने में असफल रहा। तो जलालुद्दीन, हम ये लाइन नोट कर लेते हैं, जलालुद्दीन खिलजी कौन से दुर्ग पर अधिकार करने में असफल रहा, रणथंभौर दुर्ग पर अधिकार करने में असफल रहा, अधिकार करने में ये असफल रहा। तो ये झाई के दुर्ग पर अधिकार कर लेता है, लेकिन रणथंभौर के दुर्ग पर अधिकार करने में असफल रहता है। तो ये 1291 में रणथंभौर का अभियान करता है, लेकिन इससे पहले इन्होंने झाई अथवा झाइन के दुर्ग पर अधिकार कर लिया, लेकिन रणथंभौर के दुर्ग पर अधिकार करने में असफल रहा। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, तो 1291 में जलालुद्दीन खिलजी रणथंभौर पर अधिकार करने में असफल रहा। स्वयं जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था, ध्यान रखना है, इन्होंने स्वयं कहा था कि दुर्ग को नहीं जीता जा सकता, नहीं जीता जा सकता, वह दिल्ली लौट गया, वह वापस दिल्ली लौट गया। अब वह अपनी पराजय को नहीं भुला सका और 1292 में पुनः रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया। ये सामान्य बातें हैं, आपको याद हो जाएंगी। 1292 ईस्वी में पुनः रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया, रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया, पुनः रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया। लेकिन इस बार भी वह दुर्ग पर अधिकार करने में असफल रहा। ध्यान रखना है, जलालुद्दीन खिलजी के सभी प्रयास विफल रहे, सभी प्रयास विफल रहे। और जलालुद्दीन खिलजी ने अंत में कहा था कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। अर्थात दुर्ग पर अधिकार तो नहीं कर सके, लेकिन बदले में इन्होंने क्या कह दिया कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। तो इन्होंने क्या कहा था, एक क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना है, मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी का रणथंभौर अभियान असफल रहा। दोस्तों, आपको 2 लाइनें और याद रखनी है, नोट। झाई पर अधिकार के दौरान इसका जो सेनापति, देखिए दोस्तों, झाई नोट में नंबर 1 लिखते हैं अपन। झाई पर अधिकार के दौरान जलालुद्दीन खिलजी का सेनापति गुरदास सैनी मारा गया था। ध्यान रखना है, गुरदास सैनी मारा गया था,
झाई पर जब अधिकार किया था जलालुद्दीन खिलजी ने, तो उस समय कौन मारा गया था? गुरदास सैनी मारा गया था। इसी प्रकार जलालुद्दीन खिलजी के अभियानों की जानकारी अबुल फजल के माध्यम से मिलती है। जलालुद्दीन खिलजी के अभियानों की जानकारी कौन देता है? अमीर खुसरो इसके बारे में जानकारी देता है। अब 1296 में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या उसी के भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कर दी जाती है। तो 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी। अब अगला जो टॉपिक होगा वो होगा अलाउद्दीन खिलजी और हम्मीरदेव चौहान। इससे पहले यदि हम बात करें तो जलालुद्दीन खिलजी रणथंभौर दुर्ग पर अधिकार करने में असफल रहा, और असफल होकर इन्होंने कहा था कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। तो दोस्तों ये था जलालुद्दीन खिलजी और हम्मीरदेव चौहान। इसके बाद हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी और हम्मीरदेव चौहान। इसके बारे में क्या गतिविधियाँ घटित हुई, कौन कौन सा संघर्ष हुआ, कैसे दुर्ग पर अधिकार होगा, उन सभी गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी व हम्मीरदेव चौहान। तो सर्वप्रथम हम अलाउद्दीन के बारे में 2-3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। देखिए अलाउद्दीन का जो मूल नाम था वो था अली गुरसास्प। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम था अली गुरसास्प, और इसकी जो उपाधि है सिकंदर ए सानी। इसने एक उपाधि धारण की थी जिसका नाम है सिकंदर ए सानी। इसकी उपाधि है सिकंदर ए सानी, यानी अपने आप को सिकंदर कहता था। इसे सेकंड सिकंदर भी कहा जाता है, भारत का सिकंदर भी कहा जाता है। तो मूल नाम अली गुरसास्प था और इसकी उपाधि क्या थी? सिकंदर ए सानी। ये सिकंदर की भांति पूरे विश्व पर अधिकार करने की योजना बनाता है, लेकिन इसने भारत पर ही अधिकार करने की नीति अपनाई थी। इसका सहयोगी था एक अला उल मुल्क, उसके कहने पर भारत को ही जीतने का इसके द्वारा प्रयास किया गया था। अब अलाउद्दीन खिलजी और हम्मीरदेव चौहान के मध्य संघर्ष के क्या कारण थे? पहले हम संघर्ष के कारणों की चर्चा करेंगे और उसके बाद जो घटनाएं घटित हुई, जो युद्ध की गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आक्रमण के कारण क्या थे। इसमें पहला आक्रमण का कारण माना जाता है अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति। अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति। वैसे हम सामान्य चर्चा करें, अलाउद्दीन खिलजी एक साम्राज्यवादी शासक था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा रणथंभौर से पहले गुजरात पर अभियान कर लिया गया था, उसकी भी हम चर्चा करने वाले हैं। इसकी साम्राज्यवादी नीति के बारे में हम कह सकते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी के समय ही 1294 में देवगिरी पर अधिकार कर लेता है। ध्यान रखना है, जब ये शासक नहीं बना था तो 1294 में ही इसने कहाँ अधिकार कर लिया था? देवगिरी पर अधिकार कर लिया था। देवगिरी रामचंद्र देव वहाँ का शासक था। तो जलालुद्दीन खिलजी के समय से ही इसकी नीति साम्राज्यवादी थी। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या की जाती है। कड़ा मानिकपुर का ये सूबेदार रहा था। वो हम जब ये इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे वहाँ डिटेल से चर्चा करेंगे। तो एक तो साम्राज्यवादी नीति, नंबर दो रणथंभौर का मुस्लिम चौकी होना। रणथंभौर का मुस्लिम चौकी होना, इसको भी आप समझ लीजिए। रणथंभौर का मुस्लिम चौकी होना, इसका अर्थ क्या है? याद कीजिए, इससे पहले हमने अध्ययन कर लिया है कि जो रणथंभौर में चौहान वंश का संस्थापक गोविंदराज, वो कुतुबुद्दीन ऐबक
की कृपा दृष्टि से शासक बना था। वो निरंतर कर भेजते रहते थे। तो प्रारंभ में जो रणथंभौर था वो मुस्लिम चौकी था, इसीलिए भी अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर पर अधिकार करने की योजना बनाता है या आक्रमण की योजना बनाता है। नंबर 3, हम्मीर ने कर देने से इनकार कर दिया था। हम्मीर ने कर देने से इनकार कर दिया था, इनकार कर दिया था। ये भी आप क्लियर कर सकते हो। हम्मीर ने कर देने से इनकार कर दिया था, इसका अर्थ क्या हुआ? प्रारंभिक जो चौहान शासक थे, रणथंभौर के जो प्रारंभिक चौहान शासक थे, वो दिल्ली सल्तनत को निरंतर कर भेजा करते थे। इस प्रकार अमीर देव चौहान जो पृथ्वीराज चौहान का ही एक वंशज है, पृथ्वीराज चौहान का एक वंशज है, तो इन्होंने कर देने से इनकार कर दिया था। ये भी संघर्ष का एक कारण है। नंबर 4, अपने चाचा की पराजय का बदला लेना चाहता था। अपने चाचा की पराजय का बदला लेना चाहता था। ये तो केवल एक बहाना है, जबकि चाचा की हत्या खुद इसी के द्वारा की गई थी। नंबर 5, अलाउद्दीन के मंगोल विद्रोहियों को शरण देना। अलाउद्दीन खिलजी के मंगोल विद्रोहियों को शरण देना, मंगोल विद्रोहियों को शरण देना। और एक आता है हम्मीर की हठ धर्मिता। नंबर 6 आता है हम्मीर देव की हठ धर्मिता, हम्मीर देव की हठ धर्मिता। इनके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे, केवल बिंदु नोट किए हैं हमने। हम्मीर देव की हठ धर्मिता, तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा रणथंभौर पर आक्रमण किया गया या रणथंभौर अभियान किया गया। ये सामान्य कारण है। अभी हम इनको समझने का प्रयास करेंगे कि मेन मुद्दे ये 2 हैं, मंगोल विद्रोहियों को शरण देना और हम्मीर देव की हठ धर्मिता। इन्हें हम अभी मैप के अंतर्गत या मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे डिटेल से चर्चा करते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक बार इसे समझने का प्रयास कीजिए। एक हल्का सा मैप बनाता हूं मैं। देखिए, यहाँ दिल्ली का शासक कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। थोड़ा सा मैप बना रहा हूँ मैं। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी। ये अलाउद्दीन खिलजी, देख लेना आप मैप में दिल्ली कहाँ है, एक मैंने बिंदु निर्धारित किया है। इसी प्रकार देखिए, जैसे हम बात करें, ये जो आपका मेवाड़ का हिस्सा मान लीजिए, मेवाड़। इस समय मेवाड़ का शासक कौन है? समर सिंह। मेवाड़ का शासक कौन है इस समय? समर सिंह। इसी प्रकार आप रणथंभौर मान लीजिए, यहाँ रणथंभौर, रणथंभौर का शासक कौन है? हम्मीर देव चौहान। रणथंभौर का शासक कौन है? हम्मीर देव चौहान। और इधर आप मान लीजिए ये जालोर, और जालोर का शासक कौन है इस समय? सामंत सिंह। जालोर पर किसका अधिकार है इस समय? सामंत सिंह का। जालोर का शासक कौन है? सामंत सिंह। और ये आपका है गुजरात, और गुजरात का शासक कौन है इस समय? कर्ण बघेल। गुजरात का शासक कौन है? कर्ण बघेल। गुजरात का शासक कौन है? कर्ण बघेल। अब इसे समझने का प्रयास कीजिए, एक बार समझिए। देखिए दोस्तों, अब समझिए। तो यहाँ गुजरात का शासक कौन है? कर्ण बघेल। ये चारों समकालीन है। इधर दिल्ली का शासक कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। रणथंभौर का हम्मीर देव चौहान। मेवाड़ का शासक है समर सिंह। और जालोर का शासक कौन है? सामंत सिंह। अब बात कब की है? 1298-99 की बात है। 1298-99 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा अभियान किया? गुजरात अभियान किया। क्योंकि
इस एक अभियान के कारण ही राजस्थान की 3 अभियान होंगे। यानी राजस्थान के तीनों जो अभियान हैं, जालोर अभियान, मेवाड़ अभियान और रणथंभौर, इसकी जो जड़ें हैं वो हमें कहाँ देखने को मिलेंगी? गुजरात अभियान में देखने को मिलेंगी। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। तो 1298-99 में अभियान किया कौन सा? गुजरात अभियान किया। इसके बारे में अभी हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। अब अलाउद्दीन खिलजी गुजरात अभियान कर रहा है, तो इसे शॉर्ट जो रास्ता पड़ेगा वो कौन सा पड़ेगा? जालोर से। लेकिन जालोर से इसे रास्ता नहीं दिया गया। ध्यान रखना है, ये जो सामंत सिंह है, सामंत सिंह का पुत्र है कानड़ देव चौहान। सामंत सिंह का जो पुत्र था उसका नाम क्या था? कानड़ देव चौहान। तो यहाँ से इसे रास्ता नहीं दिया गया। तो इन दोनों के मध्य संघर्ष की स्थिति आगे देखने को मिलेगी, क्योंकि सामंत सिंह के समय उसका पुत्र कानड़ देव चौहान था। यानी मुख्य भूमिका यद्यपि सामंत सिंह की है, शासक कौन है? सामंत सिंह। लेकिन कानड़ देव चौहान के माध्यम से आगे क्या गतिविधियां की जाएंगी उन पे भी हम चर्चा करेंगे। तो एक हल्का सा बिंदु आपको मिल चुका है। यानी अलाउद्दीन खिलजी गुजरात अभियान पर था, लेकिन यहाँ से इसे रास्ता नहीं दिया गया। ध्यान रखना है, यहाँ से जालोर से इसे रास्ता नहीं दिया गया। जालोर से रास्ता नहीं दिया गया। अब अलाउद्दीन खिलजी कहाँ से आ रहे हैं? मेवाड़ से गुजरात अभियान करेंगे, यानी दिल्ली से मेवाड़ होते हुए गुजरात अभियान करेंगे। लेकिन प्रारंभ में समर सिंह ने भी मार्ग नहीं दिया था। प्रारंभ में समर सिंह ने भी यहाँ से रास्ता नहीं दिया, लेकिन बाद में कर के बदले में इसे रास्ता दिया गया। तो ये भी एक संघर्ष का कारण बन जाएगा। तो मेवाड़ पर जो अभियान करेगा, मेवाड़ पर अलाउद्दीन खिलजी जो अभियान करेगा, याद कीजिए 1303 में रतन सिंह के ऊपर जो अभियान होगा उसका एक कारण ये होगा कि दिल्ली से गुजरात और मालवा जाने का रास्ता मेवाड़ से गुजरता था। ये जो पद्मनी वाली कहानी पढ़ते हो, इसमें अतिशयोक्ति नहीं है, सत्यता नहीं है। वो अब आगे डिटेल से चर्चा करेंगे जब मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे, मेवाड़ का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ से रास्ता प्रारंभ में नहीं दिया गया, लेकिन जब रास्ता दिया तो बदले में क्या लिया गया? कर। तो ये भी एक संघर्ष का कारण बन गया। तो पहला संघर्ष का कारण, दूसरा संघर्ष का कारण, और हमें अध्ययन करना है किसका? रणथंभौर का। अब यहाँ अलाउद्दीन खिलजी, देखिए समझिए, अलाउद्दीन खिलजी मेवाड़ से गुजरात आता है, लेकिन बदले में क्या दे रहा है? कर दे रहा है। तो ये इस समस्या का समाधान करना चाहता था। इसीलिए 1303 में 1301 में रणथंभौर पर अधिकार करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी 1303 में कहाँ अधिकार करेंगे? चित्तौड़ पर अधिकार करेंगे। उसका वास्तविक कारण ये बनेगा कि दिल्ली से गुजरात और मालवा जाने का रास्ता कहाँ से गुजरता था? मेवाड़ से गुजरता था। अब पहले इसको समझ लीजिए अभी, क्योंकि हमें रणथंभौर जो अभियान करेगा उसका जो बिंदु है वो यहीं से निकल करके आएगा। देखिए, तो गुजरात का शासक कौन है? कर्ण बघेल। 1298-99 में इसने अभियान किया, और इस दौरान सोमनाथ मंदिर को लूटा गया। इस दौरान कौन से मंदिर को लूटा? सोमनाथ मंदिर को लूटा गया, लूट लिया गया। और इसी अभी हम डिटेल से चर्चा करने वाले, आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। अब कर्ण पराजित हुआ। कर्ण युद्ध में क्या हो गया? पराजित। और ये जो कर्ण है, कर्ण की पत्नी का नाम था कमला देवी। ये कमला देवी इन मुसलमान आक्रमणकारियों के हाथ लगी, और इस कमला देवी के साथ अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर लिया? विवाह कर लिया। कमला देवी के साथ अलाउद्दीन खिलजी ने विवाह कर लिया। इसके बाद ये जो कर्ण बघेल था, ये अपनी पुत्री का नाम था देवल देवी। पुत्री देवल देवी के साथ किसके पास चला गया? रामचंद्र के पास चला गया। और रामचंद्र कहाँ का शासक था? देवगिरी का शासक था। तो पत्नी मुसलमानों के हाथ लगी, कमला देवी के साथ अलाउद्दीन ने विवाह किया। इसके पश्चात कर्ण अपनी पुत्री देवल देवी के साथ रामचंद्र, देवगिरी के शासक रामचंद्र की शरण में चला गया। अलाउद्दीन खिलजी फिर इसके ऊपर आक्रमण करते हैं। मैं बता देता हूँ आपको, अलाउद्दीन रामचंद्र पर आक्रमण करते हैं और देवल देवी को प्राप्त किया। और देवल देवी के साथ किसने विवाह कर लिया? खिज्र खान ने विवाह किया। खिज्र खान ने किसके साथ विवाह कर लिया? देवल देवी के साथ, जो किसकी पुत्री थी? कर्ण बघेल की पुत्री थी। तो देवल देवी की माता कमला देवी से अलाउद्दीन ने विवाह किया, और देवल देवी के साथ अलाउद्दीन के पुत्र खिज्र खान ने विवाह कर लिया। इसी को आधार मानकर, इस विवाह को आधार मानकर अमीर खुसरो ने एक पुस्तक की रचना की, जिसका नाम है देवल रानी खिज्र खां।
देवल रानी खिज्र खां अथवा आशिकी। ध्यान रखना है, अमीर खुसरो ने इन दोनों के प्रेम प्रसंग का वर्णन किया कि ये दोनों आपस में प्रेम करते थे। तो अमीर खुसरो की जो एक रचना है उस रचना का नाम है देवल रानी खिज्र खां। देवल रानी खिज्र खां अथवा आशिकी, कई जगह आशिका भी लिखा हुआ है, आशिका या आशिकी। इसी को आधार मानकर अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई कि इन दोनों में आपस में प्रेम था। अब यहाँ तक की घटना घटित हो चुकी है, सोमनाथ के मंदिर को लूटा गया, कमला देवी से अलाउद्दीन ने विवाह कर लिया और देवल देवी से अलाउद्दीन के पुत्र खिज्र खां ने विवाह कर लिया। यहाँ तक क्लियर है, कोई समस्या नहीं है। अब देखिए, सोमनाथ के मंदिर को लूटा गया, सोमनाथ के मंदिर को लूट लिया गया, लेकिन अलाउद्दीन के मंगोल विद्रोही, ध्यान रखना, समझ लीजिए एक बार, अलाउद्दीन के जो मंगोल सैनिक थे ये लूट के बंटवारे को लेकर आपस में झगड़ने लगे। लूट के बंटवारे को लेकर आपस में झगड़ने लगे। ठीक है, लूट के सोमनाथ के मंदिर को लूटा गया, इस लूट के बंटवारे को लेकर आपस में झगड़ने लगे। अब इस लूट का फायदा, यानी जब ये आपस में झगड़ रहे थे, इसका फायदा किसने उठाया? कानड़देव चौहान। कानड़देव चौहान ने अपने सहयोगी जिसका नाम था जैता देवड़ा के साथ मिलकर ये जो खजाना लूट करके लेकर आए थे, इन्होंने इन मंगोल सैनिकों से खजाना लूट लिया। और इस लूट में कानड़देव चौहान को पवित्र शिवलिंग के 5 टुकड़े प्राप्त हुए थे। ये जो सोमनाथ का मंदिर है, ये किसका मंदिर है? भगवान शिव का मंदिर है। सोमनाथ का मंदिर भगवान शिव का मंदिर है। तो इस लूट में सोमनाथ मंदिर को जो लूटा गया था, उस शिवलिंग के 5 टुकड़े प्राप्त हुए थे और इस कानड़देव चौहान ने 5 टुकड़ों को 5 देवालयों में स्थापित करवाया था। यहाँ तक की कोई समस्या नहीं है। तो ये क्लियर हो चुका है कि सामंत सिंह के समय कानड़देव चौहान प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। तो 1311 में जो अभियान होगा, 1305 में जो अभियान होगा कानड़देवपन होगा, 1303 में जो अभियान होगा वो समर सिंह का पुत्र आएगा रतन सिंह, उस पर अभियान होगा। अब हम बात करते हैं रणथंभौर की। रणथंभौर का शासक कौन है? हमीरदेव चौहान। तो आपस में झगड़ने लगे। अब ये जो मंगोल विद्रोही हैं, इसको समझने का प्रयास कीजिए। जो मंगोल विद्रोही जिसमें मुख्य रूप से था मोहम्मद शाह व के हब्रू, ये किसकी शरण में चले गए? हमीर देव की शरण में चले गए। अब ये भी संघर्ष का कारण बनेगा, क्योंकि अभी इससे पहले हमने नोट किया था कि हमीर देव के द्वारा अलाउद्दीन के मंगोल विद्रोहियों को शरण दी गई थी। हमीर देव की हठधर्मिता युद्ध का एक कारण माना जाता है, क्योंकि हमीर देव चौहान ने इन मंगोल विद्रोहियों को वापस लौटाने से इनकार कर दिया। लेकिन देखिए, दो बिंदु आपको और ध्यान रखने हैं। नोट नंबर 1, हमीर हठ के अनुसार मोहम्मद शाह अलाउद्दीन की पत्नी मराठा बेगम से प्रेम करता था। ध्यान रखना है, हमीर हठ के अनुसार मोहम्मद शाह किससे प्रेम करता था? अलाउद्दीन की पत्नी मराठा बेगम से प्रेम करता था। मराठा बेगम से प्रेम करता था। तो ये कारण ये बताते हैं कि मोहम्मद शाह किससे प्रेम करता था? अलाउद्दीन की पत्नी मराठा बेगम। जबकि हमीर रासो जो जोधराज ने लिखा है, हमीर हठ चंद्रशेखर ने लिखा, हमीर रासो के अनुसार मराठा बेगम का नाम क्या था? चिमना। मराठा बेगम का नाम इन्होंने क्या बताया है? चिमना बताया है। तो दोस्तों, जो गुजरात अभियान है, गुजरात अभियान राजस्थान के 3 अभियानों का जन्म देता है, या 3 अभियानों की जो जड़ है वो इसी अभियान से मिलती है। और आपको ध्यान रखना है, इस गुजरात अभियान के दौरान ही अलाउद्दीन खिलजी को एक योग्य सेनापति प्राप्त हुआ था। ध्यान रखना है, इसी अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी को एक योग्य सेनापति प्राप्त हुआ जिसका नाम था मलिक काफूर। जिसका नाम क्या था? मलिक काफूर।
ये ध्यान रखना है। अलाउद्दीन खिलजी को मलिक काफूर नामक योग्य सेनापति प्राप्त हुआ। इसे 1000 दिनार में खरीदा गया था, 1000 दिनार में खरीदा गया, इसीलिए इसे कहा जाता है 1000 दिनारी। इसे क्या कहा जाता है? 1000 दिनारी। और ये जो मलिक काफूर है ये अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होगी? मलिक काफूर की। तो ये जो गुजरात अभियान है ये अभियान ही 3 अभियानों को जन्म देगा। एक तो रणथंभौर अभियान, एक मेवाड़ अभियान और एक आपका जालोर अभियान। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये टोटल क्लियर हो चुका होगा। आप एक बार इसे रिवाइज करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, अब है 1299 का अभियान। अब अलाउद्दीन खिलजी अभियान करेंगे तो 1299 ईस्वी का अभियान, 1299 ईस्वी का अभियान, इसे देखिए। अब अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 में उलुग खां, अल्प खां और नुसरत खां, देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने उलुग खां, अल्प खां व नुसरत खां को भेजा। उलुग खां, अल्प खां व नुसरत खां को भेजा। इधर हम्मीर मौन व्रत धारण किए हुए था। हम्मीर देव मौन व्रत धारण किए हुए थे। हम्मीर ने भीम सिंह व धर्म सिंह को भेजा। हम्मीर ने भीम सिंह व धर्म सिंह को भेजा। धर्म सिंह को इनका मुकाबला करने के लिए भेजा। मुस्लिम सेना ने बनास नदी को पार कर लिया था, ध्यान रखना है। मुस्लिम सेना बिना प्रतिरोध के बनास नदी को पार कर लेती है। मुस्लिम सेना ने बनास नदी को पार कर लिया था, पार कर लिया था। तो 1299 में अभियान हुआ, लेकिन इस अभियान में ना तो अलाउद्दीन खिलजी आता है और ना ही हम्मीर देव चौहान युद्ध लड़ने के लिए जाते हैं। तो ध्यान रखना है, इसमें नुसरत खां, इस संघर्ष में नुसरत खां व इधर भीम सिंह लड़ते हुए मारे गए। भीम सिंह लड़ते हुए मारे गए। तो उधर एक क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना है, नुसरत खां वाला। इधर कौन मारा गया? नुसरत खां। और इधर कौन मारा गया? भीम सिंह। अब देखिए स्थिति क्या होती है। हम्मीर ने धर्म सिंह को भीम सिंह की मृत्यु का जिम्मेदार बताया। भीम सिंह की मृत्यु का जिम्मेदार बताया कि इसके षड्यंत्र के कारण इसकी मृत्यु हुई। डॉक्टर वीएस भार्गव भी इस मत का समर्थन करते हैं, ध्यान रखना है। डॉक्टर वीएस भार्गव इस मत का समर्थन करते हैं। इस मत का समर्थन करते हैं कि भीम सिंह की मृत्यु धर्म सिंह के षड्यंत्र के कारण हो गई। अब जैसे ही हम्मीर देव चौहान के पास धर्म सिंह जाते हैं तो इन्होंने धर्म सिंह को अंधा करवा दिया और उसे उसके पद से हटा दिया। तो हम्मीर ने धर्म सिंह को अंधा करवा दिया व उसके पद से हटा दिया। उसके पद से उसे हटा दिया। अब जैसे ही इसे इसके पद से हटाया गया, अब इसी का भाई था, ध्यान रखना है, धर्म सिंह के भाई भोज को उसका
पद दे दिया गया, उसका पद दे दिया गया। देखिए दोबारा देखिए, 1299 का अभियान हुआ, उलूग खां, अलूप खां, नुसरत खां को भेजा गया। हम्मीर देव मौन व्रत धारण किए हुए थे, तो हम्मीर देव ने भीम सिंह व धर्म सिंह को भेजा। मुस्लिम सेना ने बनास नदी को पार कर लिया था। इधर नुसरत खां मारा गया, उधर कौन मारा गया? भीम सिंह। हम्मीर ने धर्म सिंह को भीम सिंह की मृत्यु का जिम्मेदार ठहराया और वीएस भार्गव भी इस मत का समर्थन करते हैं। इसके पश्चात हम्मीर ने धर्म सिंह को अंधा करवाया और उसके पद से हटा दिया गया। अब उसके स्थान पर उसके भाई भोज को उसका पद दे दिया गया। लेकिन हम्मीर का एक मंत्री था राधा देव, ध्यान रखना है, हम्मीर के मंत्री, हम्मीर का एक मंत्री था, मंत्री का नाम था राधा देव। राधा देव की सहायता से धर्म सिंह ने पुनः अपना पद प्राप्त कर लिया। धर्म सिंह ने पुनः अपना पद प्राप्त कर लिया और इसने अपना पद प्राप्त करने के समय कहा कि मैं राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार करूंगा तथा यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था का भी सुचारू रूप से संचालन कर दूंगा। इस प्रकार भोज को गद्दी से हटा दिया गया। तो अब भोज हम्मीर से नाराज हो गई। भोज को पहले गद्दी दी गई, लेकिन षड्यंत्र के माध्यम से, राधा देव के माध्यम से धर्म सिंह पुनः यहाँ का मंत्री पद धारण कर लेता है। तो ये जो भोज था ये हम्मीर से नाराज हो गया और भोज अपने भाई पृथ्वी सिंह के साथ अलाउद्दीन के पास चला गया। ध्यान रखना है, ये जो भोज था, भोज अपने भाई, और इसके भाई का नाम क्या है? पृथ्वी सिंह। ये पृथ्वी सिंह के साथ किसकी शरण में चले गए? अलाउद्दीन की शरण में चले गए। अलाउद्दीन की शरण में चले गए। इन्होंने रणथंबोर दुर्ग की जो गुप्त सूचनाएं हैं वो अलाउद्दीन को बता दी। रणथंबोर दुर्ग की जो गुप्त सूचनाएं हैं वो किसको बता दी? अलाउद्दीन खिलजी को। उधर देखिए, धर्म सिंह जब गद्दी प्राप्त कर लेता है तो उन्होंने गद्दी प्राप्त करने के दौरान, यानी अपना पद प्राप्त करने के दौरान कहा था कि मैं अर्थव्यवस्था में सुधार करूंगा और प्रशासनिक व्यवस्था का सही तरीके से संचालन करूंगा। तो उसने अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए करों में बढ़ोतरी कर दी। अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए करों में बढ़ोतरी कर दी। तो जो व्यापारी वर्ग था, आम वर्ग था, वो हम्मीर देव चौहान के खिलाफ खड़ा हो गया। तो यहाँ ये ऐसी घटना घटित होती है जिसकी वजह से अब अलाउद्दीन खिलजी, यानी यहाँ तक अलाउद्दीन खिलजी रणथंबोर पर अधिकार नहीं कर सका। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी खुद सेना लेके आता है। अमीर खुसरो के अनुसार दुर्ग को लगभग 1 वर्ष तक घेरे रखा गया और इस दौरान की गतिविधि का उल्लेख करते हुए अमीर खुसरो ने लिखा है कि दुर्ग में 2 सोने के दानों के बदले चावल का एक दाना भी नसीब नहीं हो रहा था। दुर्ग में 2 सोने के दानों के बदले चावल का एक दाना भी नसीब नहीं हो रहा था। लेकिन फिर भी अलाउद्दीन खिलजी दुर्ग पर अधिकार नहीं कर सका। उसके आगे की गतिविधियां क्या हैं उनका भी हम अध्ययन करते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी खुद सेना लेकर रणथंबोर पहुंच गया। अलाउद्दीन खिलजी स्वयं सेना लेकर रणथंबोर पहुंचा और उसने दुर्ग को लगभग 1 वर्ष तक घेरे रखा। रणथंबोर दुर्ग को लगभग 1 वर्ष तक घेरे रखा, लेकिन अधिकार करने में असफल रहा। दुर्ग को 1 वर्ष तक घेरे रखा गया तो दुर्ग में खाद्यान्न की कमी आ गई। अमीर खुसरो ने इस स्थिति का वर्णन करते हुए लिखा है, अमीर खुसरो ने इस स्थिति का वर्णन करते हुए बताया है, लिखा है कि दुर्ग में 2 सोने के दानों के बदले चावल का
एक दाना भी नसीब नहीं हो रहा था, दाना भी नसीब नहीं हो रहा था। तो दुर्ग में किसकी कमी आ गई? खाद्यान्न की कमी आ गई। इसी स्थिति को देखते हुए हमीर देव चौहान ने रतिपाल को संधि करने के लिए अलाउद्दीन के पास भेजा। ध्यान रखना है, हमीर ने संधि वार्ता के लिए रतिपाल को किसके पास भेजा? सुल्तान अलाउद्दीन के पास भेजा, सुल्तान के पास भेजा। क्योंकि दुर्ग में खाद्यान्न की कमी आ गई थी। 1 वर्ष तक दुर्ग को घेरे रखा गया, लेकिन फिर भी दुर्ग का पतन नहीं हुआ, दुर्ग पर अधिकार नहीं किया जा सका। तो संधि वार्ता के लिए किसको भेजा गया? रतिपाल को। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने रतिपाल को दुर्ग का प्रशासक बनाने का प्रस्ताव दिया, यानी अगर हम दुर्ग पर अधिकार कर लेंगे तो आपको दुर्ग का प्रशासक बना दिया जाएगा। तो रतिपाल ने लालच में आकर अलाउद्दीन खिलजी के साथ व्यक्तिगत संधि कर ली और इस रतिपाल ने रणमल को भी अपनी ओर शामिल कर लिया। रतिपाल ने रणमल को भी शामिल कर लिया। तो इन दोनों ने मिलकर दुर्ग का गुप्त मार्ग बता दिया। इस प्रकार दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होगा। दुर्ग में अलाउद्दीन खिलजी की सेना प्रवेश कर गई। तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना दुर्ग में प्रवेश कर गई। हमीर देव लड़ता हुआ मारा गया। जबकि देखिए हमीर महाकाव्य क्या उल्लेख देता है? हमीर महाकाव्य के अनुसार युद्ध में असफलता की स्थिति को देखकर हमीर ने अपना सिर काटकर भगवान शंकर को अर्पित कर दिया था। ध्यान रखना है, हमीर महाकाव्य के अनुसार हमीर ने अपना सिर काटकर भगवान शंकर को अर्पित कर दिया था। इसकी जानकारी में कहाँ से मिलती है? हमीर महाकाव्य से मिलती है। तो सामान्य कहा जा सकता है कि हमीर देव लड़ते हुए युद्ध में मारे गए और हमीर देव की पत्नी का नाम है रंगा देवी के नेतृत्व में जोहर हुआ। हमीर देव की पत्नी रंगा देवी के नेतृत्व में जोहर हुआ। हमीर देव लड़ते हुए युद्ध में मारे गए। अब देखिए इसके पश्चात मोहम्मद शाह, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं, मोहम्मद शाह को हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया गया। हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया गया। यानी इस युद्ध में मोहम्मद शाह ने हमीर देव का साथ दिया था। तो युद्ध के दौरान ये घायल हो गए थे। घायल अवस्था में इन्हें अलाउद्दीन के पास ले जाया गया। तो अलाउद्दीन ने मजाक में इनसे कहा, यदि आपका इलाज करवा दिया जाए, यदि आपकी मरहम पट्टी करवा दी जाए तो कैसा रहेगा? तो मोहम्मद शाह ने कहा कि सबसे पहले मैं आपकी हत्या करूंगा और उसके बाद हमीर देव के परिवार के किसी सदस्य को यहाँ का शासक बनाऊंगा। इतना सुनकर अलाउद्दीन खिलजी ने इसे हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया। तो ये कुछ सामान्य जानकारी है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम इसे याद नहीं कर सकते। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा बहुत बचा हुआ है उसका अध्ययन हम और कर लेते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, अब बचे हुए हैं 2 व्यक्ति रणमल और रतिपाल। हम नोट में लिख लेते हैं। नंबर 1 रणमल व
रत्तीपाल की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने करवाई। यानी ये दोनों अलाउद्दीन खिलजी से दुर्ग मांगने के लिए जाते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी इन्हें कहता है कि जो व्यक्ति अपने मालिक के नहीं हो सकते वो मेरे कैसे हो सकते हैं, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इन दोनों की हत्या करवा दी गई। नंबर 2, बर्नी के अनुसार दुर्ग का पतन हुआ 10 जुलाई 1301 ईस्वी को। बर्नी के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग पर अधिकार कब किया? 10 जुलाई को। नंबर 3, इलियट के अनुसार, एक इतिहासकार है इलियट के अनुसार दुर्ग का पतन होता है 11 जुलाई 1301 ईस्वी को। और हम्मीर महाकाव्य के अनुसार, नंबर 4, हम्मीर महाकाव्य के अनुसार इस दुर्ग का पतन होता है 12 जुलाई को, 12 जुलाई 1301 ईस्वी को। तो हम्मीर महाकाव्य के अनुसार 12 जुलाई को पतन हुआ। इलियट के अनुसार यही महत्वपूर्ण माना जाता है 11 जुलाई वाला। और बर्नी के अनुसार दुर्ग का पतन कब हुआ? 10 जुलाई को। नंबर 5, भट्ट खेमा, एक विद्वान है जिनका नाम है भट्ट खेमा ने राजा हम्मीरा की कविता, राजा हम्मीरा की कविता में हम्मीर की घटनाओं का वर्णन किया है। हम्मीर की घटनाओं का वर्णन किया है। राजा हम्मीरा की कविता, राजा हम्मीरा देरी कविता में भट्ट खेमा ने हम्मीर देव चौहान से संबंधित घटनाओं का वर्णन किया है। इस प्रकार 11 जुलाई, मुख्य रूप से 11 जुलाई माना जाता है। 11 जुलाई 1301 को अलाउद्दीन खिलजी का दुर्ग पर अधिकार हो गया। 11 जुलाई 1301 को अलाउद्दीन खिलजी का दुर्ग पर अधिकार हो गया, दुर्ग पर अधिकार हो गया। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रणथंभौर की जो चौहान शाखा है वो समाप्त हो गई। तो 1301 ईस्वी में रणथंभौर की चौहान शाखा समाप्त हो गई, चौहान शाखा समाप्त हो गई। तो दोस्तों ये थे हम्मीर देव चौहान, जिनके बारे में हमने डिटेल से अध्ययन करने का प्रयास किया है। आप 1-2 बार इन्हें रिवाइज करेंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, नया जो चैप्टर होगा वो होगा जालोर के चौहान। उनके बारे में भी हम इसी प्रकार डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।